प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अगला एक नया टॉपिक नया पाठ पर अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है रासायनिक बलगटकी। यह एक पाठ 4 नया पाठ है। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक बलगटकी होता क्या है, जिसे केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, जिसे रासायनिक बलगटकी और या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया में होने वाले सांद्रता, ताप, दाब या उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, वह रासायनिक बलगटकी कहलाता है। यानी इसमें इस पाठ में कोई अभिक्रिया कितने समय में पूरा होगी, कितना समय में उत्पाद बनाएगा, अभिकारक में सांद्रता का, उत्पाद में सांद्रता का, ताप का, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब की चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक बलगटकी में सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है फास्ट रिएक्शन, जिसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन। दूसरा जो होता है स्लो रिएक्शन होता है। और तीसरा जो होता है वेरी स्लो रिएक्शन होता है। यानी इस रासायनिक बलगटकी में हम जो पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से इसमें देखेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होंगी, उन सभी चीज़ों में 3 कारक कॉमन होगा। या तो बहुत फास्ट रासायनिक अभिक्रिया होगी, या तो बहुत स्लो रासायनिक अभिक्रिया होगी, या तो वेरी यानी बहुत अति स्लो जिसे कहते हैं। फास्ट रासायनिक वो अभिक्रियाएं होती हैं अगर ए है, ए और बी मिल करके तुरंत सी बनाते हैं। अगर हमको ये पता करना हो कि यह सी बनने में कितना समय लगा, तो हम उसे पता नहीं कर पाते हैं। यानी यह जो ये तुरंत तत्क्षण में यह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। तो जिन रासायनिक संक्रिया को पूरा होने में पल भर का समय लगता है, क्षण भर का समय लगता है, वह सभी रासायनिक अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं स्लो रिएक्शन क्या होता है। स्लो रिएक्शन वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया फास्ट से अधिक समय लगता है और वेरी स्लो से कम समय लगता है, वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन किसे कहते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिनको पूरा होने में महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, या कई साल भी लग सकता है। तो इस अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करना असंभव होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता है। जब इस रासायनिक अभिक्रिया का भी वेग का निर्धारण करना भी असंभव होता है, क्योंकि जब हम पता करने जाते हैं तब तक ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी होती है, यानी ये कंप्लीट कर लिया होता है। अब बात करते हैं स्लो रिएक्शन का। अगर आपसे कोई पूछता है तो फास्ट रिएक्शन का रेट आप रिएक्शन निकाल सकते हैं अथवा नहीं, तो सीधे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लेता है संपन्न होने में। जितनी भी आयनिक रासायनिक समीक्रियाएं होती हैं, जितने भी आयनिक समीकरण के यौगिक बनते हैं, आयनिक अभिकारक भाग लेती हैं, वह सभी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आणविक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आणविक अभिक्रियाएं अध्ययन में होता है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। हमने बताया है फास्ट रिएक्शन का रेट आप नहीं निकाल सकते हैं, स्लो रिएक्शन का भी रेट आप नहीं निकाल सकते हैं। यह बहुत पल भर में समाप्त हो जाती है, इसलिए इसके टाइम को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, पल भर में समाप्त हो जाती है। जब स्लो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसका निर्धारण करना असंभव होता है। केवल जब भी होगा तो जो आणविक यौगिक बनाती हैं, अणुओं से जो यौगिक बना रहता है, उसी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को स्लो रिएक्शन कहते हैं। और इन्हीं अभिक्रियाओं का औसत वेग, तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे आता है हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन में। स्लो रिएक्शन जो होगा वह हमेशा
आणविक होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए N2O5 है, N2O5 यह अणुओं से मिलकर के बना हुआ यौगिक है, यह जो होगा स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आएगा क्योंकि अणुओं से मिलकर के बना होता है, और इन्हीं का औसत वेग तात्क्षणिक वेग निर्धारित कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्लो रिएक्शन में कई प्रकार के होते हैं। औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या होता है, अभिक्रिया की कोट क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसमें आता है अगला जो टॉपिक है हमारा, आता है अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर होता है। अब बात करते हैं, अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट चेंज होकर के प्रोडक्ट बनाता है, याद रखिएगा अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो कितना समय में चेंज हो रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर की परिभाषा होती है इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। एक बार और समझिएगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का दर कहलाता है, या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर में, इसको देखते हैं, इसका जो परिभाषा आगे उदाहरण होगा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटे लगा समय, इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा सी बटे डेल्टा टी लिख देंगे। ये जो होगा हमारा आर कहलाएगा, आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की पर जो फार्मूला हो गया, अभिकारक की सांद्रता हम यहाँ आप लिख करके उत्पाद भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन हो या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में कितना समय लगता है, अगर उस समय से भाग दे देंगे तो अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग पता चल जाएगा। यानी इसकी परिभाषा आपको याद होगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसको याद रखिएगा, दर बराबर होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। डेल्टा सी जो होता है, सी का मतलब सांद्रता से है, या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। डेल्टा टी जो है टाइम में परिवर्तन होगा, कितना समय लगा पूरा होने में, उसको भाग दे देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा अगला आता है औसत दर, औसत दर या औसत वेग। औसत दर या औसत वेग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर या समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित समय अंतराल में अगर होगा तो वह जो होगा औसत दर कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया है अभिक्रिया वेग या औसत वेग क्या होता है। औसत वेग जो होगा किसी निश्चित समय अंतराल में होगा, उस निश्चित समय अंतराल में जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है वह औसत दर के अंतर्गत आती है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है,
और पूरा होने में उसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह जो परिवर्तन होगा अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। दोनों में अंतर यही है कि ये निश्चित समय अंतराल में होगा, मतलब 2 मिनट से लेकर के 3 मिनट के बीच में कोई अभिकारक प्रोडक्ट बना रहा है तो कितना समय लिया, तो उसको जो निकालना होगा औसत के माध्यम से निकालेंगे, तो वहाँ औसत दर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आप शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद अगर वो संपन्न हो जाती है, पूरा हो जाती है, कितना समय लिया, तो अगर उस समय से भाग कर देंगे उसके अभिकारक उत्पाद या उत्पाद में, तो अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा। दोनों में अंतर है, यहाँ औसत लेके चला जाता है जबकि इसमें औसत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, इसमें देखते हैं, बात करते हैं औसत दर जो होता है हम रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं, यानी डेल आर बटे डेल टी निकाल सकते हैं, या डेल पी बटे डेल टी भी निकाल सकते हैं। डेल आर का मतलब होता है, आर का मतलब रिएक्टेंट है, ये जो निकालेंगे ये हमारा होगा औसत दर। औसत दर बराबर डेल आर बटे डेल टी होगा। आर का मतलब वो अभिकारक की सांद्रता में, यानी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और उसमें लगने वाला समय जो होता है वह हमारा अभिकारक के लिए होता है, यह जो होता है उत्पाद के लिए होता है। आगे देखते हैं, अगर डेल आर बराबर दिया है, हम जानते हैं अगर ए है, बी बना रहा है, तो जैसे जैसे अभिक्रिया बीतती जाएगी, टाइम बीतता जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। अगर हम औसत दर निकालते हैं, अभिकारक के लिए औसत दर निकालते हैं तो कमी होती है, तो कमी को दिखाने के लिए माइनस डेल आर बटे डेल टी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिख देंगे औसत दर बराबर, इसके लिए अभिकारक का औसत दर बराबर माइनस डेल आर बटे डेल टी। माइनस इसलिए लगाया गया है कि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी, टाइम बीतता जाएगा, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि घटती जाएगी, चेंज होता जाएगा उत्पाद बनने में। अगर आप अभिकारक से अगर उत्पाद की अगर औसत दर बात करें, यानी प्रोडक्ट का औसत दर की बात करते हैं, तो हम जानते हैं समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, मतलब प्लस चिन्ह लिखेंगे तो हम आगे लिख सकते हैं उत्पाद की औसत दर बराबर प्लस डेल पी बटे डेल टी। यहाँ प्लस चिन्ह इंगित करता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। आगे देखेंगे, इसी पे अगला जो दिया हुआ है, हम डेल आर बराबर जानते हैं होगा R2 माइनस R1। यहाँ पे देखेंगे माइनस चीज है, इसको हम माइनस में लगा देंगे। माइनस हमारा इंगित करता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है यहाँ पर। आगे देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डेल टी होता है, तो डेल टी बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर A है, B बना रहा है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का अगर 0 सेकेंड में सांद्रता, टाइम जब 0 था तो उस समय जो सांद्रता होगा टोटल R होगा। अगर टाइम को 0 से अधिक करते हैं, 5 मिनट लेके चलते हैं, तो 5 मिनट में सांद्रता जो R से अब R1 होगी। अगर टाइम जब 10 मिनट हो जाता है तो देखेंगे R1 जो था अब वो चेंज हो गया है R2, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा R की सांद्रता देखेंगे R से R1, R2, R3 होती जाएगी, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सांद्रता घटती जाती है। अगर टाइम को बढ़ाते जाएं
तो सांद्रता जो होती है समय के साथ साथ घटती जाती है। तो हम देख सकते हैं R2 की जो सांद्रता होगी R1 के तुलना में कम होगी और R1 की जो सांद्रता होगी R के तुलना में कम होगी। यानी सबसे ज्यादा जब टाइम हमारा 0 था तो उस समय जो अभिक्रिया की सांद्रता थी सबसे ज्यादा थी, वो कितना था? R था। जब टाइम को बढ़ाया गया, अभिक्रिया शुरू हो गया तो 5 मिनट देखा गया, 5 मिनट पर देखा गया कि अभिकारक की जो सांद्रता थी R न होकर के R1 हो गया था। तो लिख सकते हैं R माइनस R1। R की सांद्रता अधिक थी, R1 की सांद्रता कम हो गई है। तो मालूम हो जाएगा कितना अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन हुआ, कितने समय में? 5 मिनट में। आगे देखेंगे, अगर 5 मिनट पर अभिकारक की सांद्रता R1 थी तो जब 10 मिनट हुआ तो जो सांद्रता थी R1 से घट करके R2 हो गई थी। तो हम देख सकते हैं ये जो टाइम है 5 मिनट के लिए है, ये जो टाइम है 10 मिनट के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर टाइम हम बढ़ाते जाएंगे सांद्रता अभिकारक की घटती जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अब इसीलिए माइनस लगाया जाता है। तो माइनस आगे इसको हल करते हैं तो हम देखेंगे डेल आर बराबर डेल टी, माइनस लगा दें, माइनस लिखेंगे माइनस R2 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बटे T2 माइनस T1 यानी दूसरा, यानी T2 10 मिनट हुआ तो आप 10 लगा देंगे, 5 मिनट हुआ, पहला T1 जो होगा 5 मिनट है तो आप 5 लगा देंगे। 2T सांद्रता को निगेटिव क्योंकि कमी हो जाती है, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बटे T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा अभिकारक की औसत दर निकालना। ध्यान रखिएगा, माइनस इंगित करता है समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल आर बटे डेल टी बराबर माइनस है, माइनस लगाया R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1 होता है। हम जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा R से R1 होगा यानी R1 और कम हो जाएगा, R2 और कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा सांद्रता कम होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं माइनस है माइनस R2 हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, R1 हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बटे T2 माइनस T1, ये हो गया। आगे देखते हैं, अब उत्पाद का औसत दर निकालना चाहे, फिर वही चीज A जो होगा B में चेंज होगा। अगर हमारे पास टाइम 0 था तो उस समय प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 था, तो हमारे पास था क्या? अभिकारक यानी रिएक्टेंस था। समझ लीजिए अगर आप गेहूं को मशीन में पिसाने ले जाते हैं, जब मशीन शुरू नहीं होता है तो उस समय आपके पास यानी केवल गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं। कब? जब टाइम हमारा 0 था तब, यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था, मतलब मशीन शुरू नहीं हुआ था तब, यानी हम इसको अभिकारक मानते हैं। आप उसके बाद जब टाइम को बढ़ाया गया, टाइम को 1 मिनट पे किया गया तो गेहूं मशीन यानी स्टार्ट हो गया था, तो गेहूं किसमें चेंज होता है? तो गेहूं चेंज होता है आटा में। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गेहूं मशीन में पिसाता चला जाएगा और आपके पास क्या बढ़ता जाएगा? आटा की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा जब गेहूं आपके पास 0 हो गया होगा और सब क्या चेंज हो गया होगा? आटा में चेंज हुआ होगा। तो वही जो टाइम होता है सबसे ज्यादा टाइम लगता है उस अभिक्रिया को उत्पाद में कन्वर्ट करने में। अब बात करते हैं, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, क्योंकि टाइम 0 था तो गेहूं ही था, आटा हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। हमारे पास ये अभिकारक है, यह उत्पाद है। जब टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो इसकी सांद्रता कम होती जाती है, अभिकारक की सांद्रता कम हो जाती है, बताए हैं। तो समय के साथ साथ उत्पाद की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। आगे देखेंगे, जब T किया गया यानी T 0 था तो T से T1 किया गया तो उस समय P से क्या होगा? P1 होगा।
जब टाइम को T1 से T2 किया गया तो P1 से जो उत्पाद होगा P2 में चेंज हो जाएगा। अगर टाइम भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखने पे क्लियर हो रहा है कि टाइम बढ़ा रहे हैं तो उत्पाद की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम के साथ उत्पाद भी चेंज होता जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है, जिस रेशियो से टाइम बढ़ाएंगे उसी रेशियो से उत्पाद भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आगे डेल P बटे डेल T, हम प्लस लगाएं या न लगाएं ये हो गया औसत दर, किसका, उत्पाद का औसत दर, बराबर हम जानते हैं डेल P बराबर लिख सकते हैं P2, यानी P1 से P2 हुआ तो हम जानते हैं P1 की सांद्रता कम थी, P2 की सांद्रता अधिक थी क्योंकि समय बढ़ गया। उसके बाद देखते हैं T1 से T2 हुआ तो इसमें ज़्यादा समय लगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं डेल P बराबर P2 माइनस P1 बटे, आगे लिखेंगे डेल T बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं T2 माइनस T1। यहाँ जो होगा उत्पाद की अंतिम सांद्रता है, यहाँ जो होगी अभिकारक की सांद्रता है, नहीं उत्पाद की उसके पहले की सांद्रता है, T2 जो होगा अंतिम सांद्रता है, तो T1 जो होगा यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है। प्लस लगाया गया है क्योंकि समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ती जाती है। इस तरह से रहा। अब आता है आगे देखेंगे औसत दर या औसत वेग ज्ञात करने की विधि कैसे दिखाई जाएगी। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर अभिकारक है या उत्पाद है, अगर इनकी सांद्रता को लिखना होगा तो बस बड़े वाले ब्रैकेट में R लिख देंगे। R मीन्स उस अभिकारक की बड़ा वाला ब्रैकेट संकेत करता है कि वहाँ सांद्रता को व्यक्त किया गया है, बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख देंगे अंदर। तो जो भी आप एलिमेंट लिखेंगे, जो भी व्यंजक लिखेंगे उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। अगर उत्पाद का लिखना होगा तो बड़े वाले ब्रैकेट में P लिख देंगे, तो इससे इंगित करता है कि उत्पाद की सांद्रता को व्यक्त किया गया है। अब आगे देखेंगे, आप फार्मूला भी एक चीज क्लियर हो गया। अगर अभिकारक का पूछेगा, अभिकारक का औसत दर पूछेगा तो मान लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी बटे लगा समय या समय, औसत समय, या उत्पाद की औसत निकालना होगा, औसत दर निकालना होगा तो लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि बटे परिवर्तन में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, लिख लेते हैं। अगर अभिकारक का पूछेगा तो लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी, क्योंकि कमी होगा, बटे समय परिवर्तन लिख देंगे, समय परिवर्तन। अगर यही उत्पाद का पूछेगा तो यहाँ देखिए अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा, तो लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समय अंतराल या समय में परिवर्तन। आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया है CO गैस प्लस Cl2 गैस, एरो लगाया है और बनाया है CO Cl2, ये गैस है। कार्बन डाई यहाँ पर लिखेंगे CO जो है ये हो गया गैस की अवस्था में है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन के साथ क्रिया किया है, क्लोरीन भी गैस है तो बनाया है COCl2। COCl2 को कहते हैं फास्जीन गैस, याद रखिएगा फास्जीन गैस यह एक विषैली गैस होती है। आगे देखते हैं, अब इसका पूछा औसत दर बताइए। औसत दर
बताइए। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए, इधर यानी एरो के पहले आर यानी रिएक्टेंट होता है, मतलब अभिकारक होता है। एरो के बाद से आया हुआ जो भी व्यंजक होगा प्रोडक्ट होगा। अब ये क्लियर करना है, किसके बारे में लिखना है, दोनों के बारे में लिखना है कि एक के बारे में लिखना है, सभी के बारे में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट का लिखते हैं। तो हम जानते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसकी साम्यता को व्यक्त करेगा। CO लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बटे डेल्टा T होगा। चूंकि अभिकारक के लिए है तो अभिकारक के लिए बताया गया, माइनस लगा देंगे, बराबर, हमेशा बराबर लगाएंगे। फिर क्लोरीन के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, Cl2 लगाएंगे, बटे डेल्टा T लिख देंगे, बराबर इसके उत्पाद के। तो उत्पाद है तो उत्पाद समय के साथ साथ बढ़ता है, तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगाए या न लगाएं। फिर लिखेंगे CO Cl2 हो जाएगा, बटे लग जाएगा डेल्टा T। यह हो गया किसी भी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया का औसत दर का व्यंजक बताना। यानी इसको कैसे बताएंगे, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया है, जैसे आगे दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। अगर दिया है N2 गैस है प्लस H2 गैस है। अब इस पे बात करते हैं, एरो लगाते हैं, एरो के बाद दिया है NH3 दिया है, ये भी एक गैस है। संतुलित करेंगे, 2 है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, ये हो गया 2 तिहाई 6, तो यहाँ लगा देंगे T। अगर इसका औसत दर बताना है, हम जानते हैं ये R होता है, ये हमारा P होता है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे ये यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले अभिकारक का निकालते हैं, तो लिखेंगे N2 की सांद्रता बटे डेल T, माइनस लगाएंगे क्योंकि अभिकारक के लिए लिख रहे हैं। दूसरी चीजें ध्यान रखेंगे, इसके आगे देखिए कितने मोल हैं, कितने गुणक में हैं, कितने कोफिशिएंट लगाए गए हैं। तो जब नहीं रहता तो वहाँ 1 रहता है, तो हम लिख दें 1/1, कितना रहेगा 1/1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1/1 लिख देंगे, माइनस है। दूसरी चीज फिर बराबर लगाएंगे, हाइड्रोजन के लिखेंगे हाइड्रोजन की सांद्रता बटे डेल T हो जाएगा। यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है तो माइनस भी लगाएंगे और 1/, क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 1/3 यानी 3 इनके मोलों की संख्या है। फिर बराबर लगाएंगे, उत्पाद के लिए लिखेंगे प्लस लगाएंगे और लिखेंगे सांद्रता NH3 लगाएंगे बटे डेल T होगा। यहाँ 2 कोफिशिएंट है तो हो जाएगा 1/2। इस तरह से किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया का औसत दर आप निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं किसी भी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया पे बात करते हैं। दूसरा दिया हुआ है N2O5, एरो लगाया है, ये गैस है, इसके 2 मोल लिया गया है। उसके बाद बनाया है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। इसके लिए औसत दर पूछा है, तो सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे। अगर अभिकारक का पूछता है तो लिख देंगे 1/2, 1/2 हो जाएगा, जितना रहेगा उतना मटे हो जाएगा। अभिकारक का पूछेगा तो माइनस और लिख देंगे N2O5 बटे डेल्टा T। इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, 1/2 हो जाएगा। अगर उत्पाद का पूछेगा, उत्पाद का हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया अभिकारक का। उत्पाद का पूछेगा तो 1/4 हो जाएगा और लिख लेंगे NO2 बटे डेल T लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। इसी तरह से इसके 1/1 हो जाएगा, O2 की सांद्रता बटे डेल T हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का औसत दर निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।